नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की औद्योगिक संस्थाओं से अपील। पीएम गरीब कल्याण योजना में ईपीएफ में दी गई छूट का लाभ उठाने की अपील की। गोवा से 1282 प्रवासियों को लेकर हरिद्वार पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। सभी प्रवासियों को जांच के बाद 40 बसों से भेजा गया घर। 26 लोगों के लिए गए सैंपल। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने प्रवासियों से की अपील। क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने की अपील। कहा, नियम उल्लंघन पर होगी उचित वैधानिक कार्रवाई। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी किनारे बनेगी ब्रह्म वाटिका। ब्रह्मकल संरक्षण के लिए बनेगी वाटिका। केंद्र ने 50 लाख रुपए मंजूर। लॉकडाउन के चलते पर्यटन व्यवसाय चौपट। सुनसान हुए हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन व्यवसाय से गाइडों को रोजी रोटी पर भी गहरा संकट। और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल उत्सव डोली पहुंची चौपता। बुधवार को खुलेंगे तुंगनाथ मंदिर के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। लॉकडाउन उल्लंघन में उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। उत्तराखंड पुलिस ने दर्ज किए आज 33 मुकदमे। राज्य में पुलिस ने आज 249 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो राज्य में अब तक पुलिस दर्ज कर चुकी है 3113 मुकदमे। तो जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं पुलिस उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। तो अब तक हो चुकी है 19,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। राज्य में अब तक काटे जा चुके हैं 42,000 से ज्यादा वाहनों के चालान। तो राज्य में अब तक 6,000 से ज्यादा वाहनों को सीज किया जा चुका है। पुलिस ने अब तक 2 करोड़ 29 लाख की जुर्माना वसूली की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर उत्तराखंड पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते, प्रदेश वापस आ रहे प्रवासियों से क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने की डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने अपील की है। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें के अंतर्गत आपको 14 दिन का क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ये आपके और आपके परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी है। कृपया क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें, नहीं तो आपके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटाइन के नियमों का पालन न करने पर प्रदेश में अभी तक 182 मजदूरों के विरुद्ध 141 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नैनीताल पहुंचे एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने थाने का निरीक्षण करने के साथ ही लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार द्वारा किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने बताया कि जिले के सभी थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर मित्र डेस्क बनाए जाएंगे ताकि पीड़ित पक्ष को अपनी शिकायत दर्ज कराने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं लॉकडाउन 4 को लेकर लॉकडाउन में दी गई समय सीमा के बाद लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बाहर से आने वाले जिलों और राज्यों के लोगों को क्वारंटीन में रहने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर क्वारंटाइन किए गए लोग नियमों का पालन करें, अगर उन्हें कोई आवश्यकता है तो वे पुलिस को सूचित करें, उन्हें उनकी जरूरत का सामान पहुंचा दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करवाया जाए, तो उसी के संदर्भ में लेके हम लोगों ने ये प्लान किया कि 4 बजे के बाद है, जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद बाहर घूमने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो बाहर से आने वाले जो क्वारंटाइन में भेजे गए लोग हैं उनको भी ये इंश्योर किया जाए कि वो क्वारंटाइन का पूरी तरीके से पालन करें। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने लॉकडाउन 4 के दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को देखते हुए तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान किया और साथ ही कोटद्वार के मालवीय उद्यान में नगर निगम में कार्यरत 272 सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क सहित राशन के किट वितरित कर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी बहुत कम वेतन भोगी कर्मचारी हैं और विषम परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, ये पूरे शहर में सफाई व्यवस्था में लगे रहते हैं।
लेकिन इनकी जान को खतरा बना रहता है। सरकार का कोई योगदान नहीं है, यह मेरे स्वयं के मैं हर उस पक्ष को सम्मानित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पे घूम रहा है, इस पूरी व्यवस्था में, इस लड़ाई में इंसानियत को बचाने में काम कर रहा है। उसका जीवन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पर्यावरण मित्र हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी चिकित्सक हों, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हों। सितारगंज के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिडकुल की एक कंपनी ने 36 बेड मरीजों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराए हैं। इस दौरान कंपनी की टीम ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति को सुधारने का कंपनी लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही अस्पताल की एक नई तस्वीर सामने आएगी, जिसमें मरीजों के लिए वह सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक बेहतर प्राइवेट अस्पताल में होती हैं, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर वर्ग का व्यक्ति अपना इलाज करा सकेगा। और आज के समय में व्यक्ति सरकारी अस्पताल जाना नहीं चाहता, उसे लगता है कि वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, लेकिन कंपनी का प्रयास है कि हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में ही वह सब सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो एक प्राइवेट चिकित्सालय में होती हैं। जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर, इनकी प्रेरणा से हमारे क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी के अथक प्रयासों से और श्री NK अग्रवाल जी, चेयरमैन बालाजी गुडविल सिडकुल के सौजन्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज को 36 बेड प्राप्त हुए हैं। इन बेडों को कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे मरीज हैं उनको और बेहतर सुविधाएं किस प्रकार से प्राप्त हों, अच्छी देखभाल उनको कैसे प्राप्त हो, इस मंशा से ये हमको श्री अग्रवाल जी के अथक प्रयासों से प्राप्त हुए हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, तो वहीं कृषि उत्पादन मंडी सितारगंज में भी सरकार की गाइडलाइन पर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। कृषि उत्पादन मंडी सितारगंज के सचिव ललित मोहन पांडे ने बताया कि सब्जी मंडी का समय सुबह 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का है, जिसमें पूरी तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठानों पर मंडी खुलने से पहले सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है। सब्जी और फल के थोक विक्रेताओं की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गोले बनाए गए हैं, जिसमें खड़े होकर ही फुटकर व्यापारी सब्जी और फल खरीद सकते हैं और साथ ही मंडी में सिर्फ पास धारकों की ही जाने की अनुमति है। सुबह मंडी जो है, मंडी का टाइम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का है और इसमें जो है हमने विशेष रूप से जो हमारे गेट पर वहाँ पर जो गार्ड हैं उसमें उनको सैनिटाइजर वगैरह सारा किया जा रहा है। और जहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, वहाँ पर हमने शुरू में वहाँ पर जो गोले बनाए गए थे और उन गोलों में ही खड़ा मतलब 1-1 मीटर के दायरे पर गोले बनाए थे, तो उस गोले पे ही खड़े होकर जो है जितने भी पैरोकार वहाँ पर आ रहे हैं वो वहीं पर खड़े होकर लिए जा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव और शहरी विकास सचिव से 26 मई तक एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है और साथ ही उनके द्वारा इस अधिनियम के प्रचार प्रसार और कार्रवाई के संबंध में उच्च न्यायालय को अवगत कराने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 26 मई की तिथि नियत की है और मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई है। आपको बता दें कि जनहित याचिका दायर पर प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने और थूकने पर कड़ाई से पालन कर उसको लागू करने की मांग की है। कोरोना संक्रमण आ गया है और अब हमें समझ में आ रहा है कि ये वाटर ड्रॉपलेट से फैलता है, तो इसलिए आज की तिथि में उत्तराखंड एंटी स्पिटिंग एंटी लिटरिंग एक्ट को एक दृढ़ता से जो है पालन करना एक बड़ा जरूरी हो गया है। यही मांग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के सामने यह जनहित याचिका आयोजित की गई है, जिसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 26 मई की अगली तारीख लगाते हुए तब तक स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड सरकार
और शहरी विकास सचिव उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि वो इस एक्ट का प्रचार प्रसार करें और जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसको इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर भी लॉकडाउन की मार पड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। रानीखेत उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां गर्मी के सीजन में लाखों पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां का पूरा पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया है। बात करते हैं रानीखेत के प्रसिद्ध मंदिर झूला देवी मंदिर की, जिसको घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहां पर आकर लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। मंदिर में हजारों की संख्या में घंटियां हैं और घंटियों की आवाज से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते माता रानी के दरबार में भी ताला लटका हुआ है और मंदिर सूना पड़ा है। रानीखेत से 5 किलोमीटर आगे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोल्फ मैदान है, जो गुलमर्ग के बाद एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स कहा जाता है। सुंदर हरी और मखमली घास ओढ़े गोल्फ मैदान देसी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां पर भी कोरोना वायरस क्लोज्ड का बोर्ड लगा है। एशिया का सबसे बड़ा फलों का गार्डन चैप्टिया गार्डन है, जहां कभी पर्यटकों की गाड़ियां खड़ी होने को जगह नहीं मिलती थी, लेकिन कोरोना वायरस ने यहां भी सुनसान कर दिया है। 1952 में पहाड़ के औद्योगिक विकास के लिए रानीखेत के चौबटिया में उद्यान निदेशालय और सेब का बगीचा स्थापित किया गया, जिसमें स्वदेशी प्रजाति के सेब के पेड़ लदे रहते थे। अब यहाँ कई विदेशी प्रजातियों के फलों के पेड़ और अनेकों खुशबूदार फूल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते पूरा गार्डन सूना पड़ा है। उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय से गाइडों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। अब लॉकडाउन होने के कारण गाइडों पर भी रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, जिससे गाइड काफी निराश है। प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख एक एवरेज 2.5 से 3 लाख का पर्यटक यहाँ पर ईयर आता है। और अभी लॉकडाउन की वजह से जो है कि अभी हम गाइडों के जो रोजगार पे है बहुत ज्यादा असर हुआ है इसका, जिससे कि हमारी एक आय का एक स्रोत ही यही था, जिसे और अभी अब ये है कि हम लोग सब कुछ भी नहीं खाली हैं। कोई हो सके अब एक साल भर तक इस टाइप का यहाँ पर पर्यटन मुश्किल से है। कोरोना वायरस के चलते जहां लॉकडाउन हो गया है, तो वहीं लॉकडाउन का व्यवसायों पर काफी असर पड़ा है। किसानों से लेकर व्यापारियों और पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोग भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। लॉकडाउन की मार उत्तराखंड के पर्यटक व्यवसाय पर भी साफ देखी जा सकती है। देखना होगा लोग अब इस संकट से कैसे उबर पाएंगे। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, वहीं उत्तराखंड में भी पर्यटन व्यवसाय पर इसका बुरा असर पड़ा है। अगर बात करें रानीखेत की, तो रानीखेत में भी पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये व्यवस्था पटरी पर आ पाती है। गोपाल सिंह बिस्ट, के न्यूज इंडिया, रानीखेत। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं।
कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी खतरनाक थी कि पूरे माल को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी की हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां और सीओ पटेल नगर अनुज कुमार, पटेल नगर थाना इंचार्ज सूर्य भूषण नेगी सहित बाजार चौकी इंचार्ज नवीन जोशी और तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और आग लगने का कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं गोदाम के मालिक के अनुसार आग लगने से लगभग 20 से 25 लाख का नुकसान हो चुका है। हालांकि नुकसान का सही आकलन अग्निशमन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सूचना मिली है कि पटेल नगर फैक्ट्री एरिया में किसी फैक्ट्री में आग लगी है। तो तुरंत हमारी 2 गाड़ियाँ यहाँ से जो है रवाना हुई और जाकर देखा कि आग जो है संगम एग्रो इंडस्ट्री में लगी थी, जिसमें तेल की पैकिंग की जाती थी। और फैक्ट्री के अंदर जो है आटे की चक्की, मैदा, इसका भी कार्य किया जाता था। और आग जो है इतनी भयंकर थी, इतनी लपटें उठ रही थी फैक्ट्री में कि आग बुझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तुरंत जो है दूसरी गाड़ी, 2-3 गाड़ी को वहाँ घटनास्थल में बुला लिया गया था। जहां देश के कोने कोने से प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं उधम सिंह नगर के केलाखड़ा थापक नागला के रहने वाले 11 प्रवासी मजदूर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फंसे हुए हैं, जिन्होंने एक वीडियो बनाकर वायरल कर उत्तराखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनके पास जितना राशन था समय के साथ साथ वो खत्म हो गया है, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। महिला समेत 11 लोग किसी तरह दिन काट रहे हैं। वायरल वीडियो में वहां से किसी भी सूरत में निकलने की मांग की गई है। हाँ भाई, उधर गए, मेरा आदमी गया तो बड़े परेशान है यहाँ से। तो कोई भी नहीं कमाने वाला है, कहाँ से खाएं हम। वो भी उधर फंस गए थे, काम करने गए थे, मजबूरी करने। यहाँ से आए नहीं है, 3 महीने हो गए। हमें भी यहाँ से कहाँ खाएं, बच्चे को कहाँ खिलाएं मैं। देश और राज्य इस समय कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है और अभी तक इस बीमारी की कोई दवाई नहीं बनी है, जिस कारण लोग घरों में कैद हैं। तो वहीं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट रही है, जिसके बाद अब भारत सरकार और आयुष मंत्रालय के निर्देश पर कोरोना काल में लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हेमोपैथिक की दवाई निःशुल्क देकर मदद की जा रही है। डोईवाला के हेमोपैथिक हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और उनकी टीम कोरोना वॉरियर्स के रूप में मदद कर रहे हैं। तो वैसे ही लेनी है, रोज सुबह खाली पेट 3 दिन तक और फिर 15 दिन में रिपीट करनी
जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार और जो होम्योपैथिक विभाग, उत्तराखंड होम्योपैथिक विभाग के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह के आदेशानुसार जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय डॉक्टर JL फिरमाल के सौजन्य से, जो कि रिसर्च हुई है CCRH से, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथिक, आयुष डिपार्टमेंट से, ये हमें गाइडलाइन जारी हुई है कि ये दवाइयाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है इस वायरस की, इस बीमारी के अगेंस्ट। रुद्रपुर कोतवाली के 2 सिपाहियों पर चाकू से हमले के मामले में 2 मुख्य आरोपी सहित अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 4 आरोपी रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि 2 आरोपी रुद्रपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 1 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और स्कूटी सहित घटना में इस्तेमाल 2 चाकू बरामद किए हैं। और इसके साथ ही SSP ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें, सोमवार देर रात रुद्रपुर कोतवाली में तैनात सिपाही आसिफ हुसैन और अर्जुन करतारपुर यूपी बॉर्डर के पास गश्त कर रहे थे, तभी बाइक में 2 युवक आते दिखाई दिए। इस दौरान दोनों सिपाहियों ने उन्हें रोकने के लिए तलाशी के दौरान एक युवक की कमर पर पिस्टल लगाता। लाइसेंस मांगने पर दोनों सिपाहियों से अभद्रता करने लगे और दोनों आरोपियों ने सिपाहियों पर चाकू से हमला कर दिया था। SSP वरिंदरजीत सिंह ने बताया कि सिपाहियों पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। तकरीबन यहाँ पर जो रुद्रपुर में पता चला है, इनके कुछ साथी थे, ये लोग लॉकडाउन का उल्लंघन भी कर रहे थे, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। उनमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सारे लोग लॉकडाउन की ड्यूटी में लगे हुए हैं। ये सारी आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, तो इसमें जो है निर्णय लिया गया है कि हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय को इसमें NSA की रिपोर्ट बना के भेजेंगे, ताकि ये लोग जो बेल पर आ जाते हैं या बार बार आके क्राइम कर रहे हैं, इन पर अंकुश लगे। नैनीताल हाईकोर्ट में बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आ रहे प्रवासियों की रैपिड टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग मामले में सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट को बताया कि बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासी लोगों की राज्य की सीमा पर रैपिड टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग के लिए ICMR से सलाह ली जा रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने 20 मई तक इस मामले की जानकारी कोर्ट को देने को कहा है। और मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाड़ी की खंडपीठ में हुई। आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नीतीश झा सेक्रेटरी हेल्थ उपस्थित हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और उन्होंने अवगत कराया कि वो ICMR से कंसल्टेशन करके रैपिड टेस्टिंग के बारे में परसों तक कोर्ट को सूचित करेंगे। धन्यवाद। देहरादून के थाना पटेल नगर के औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी में आग लग गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर एहतियात के तौर पर आसपास के आवासीय भवनों को खाली कराया गया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। ये देखिए आग लग रही। लॉकडाउन के दौरान मिली खनन की परमिशन के बाद खनन माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से नंबरों का संचालन किया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन माफिया सुबह से लेकर रात भर खनिज से भरे ट्रकों का संचालन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा खनन करने वाले वाहनों का रूट निर्धारित किया गया था, लेकिन खान कारोबारी आबादी क्षेत्रों से खनन से भरे ट्रकों को लेकर आ रहे हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी से भी की गई। शिकायत पर उप जिलाधिकारी द्वारा 6 ट्रकों को सीज किया गया। उप जिलाधिकारी का कहना है कि आगे भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी पिछले 3 दिनों के भीतर तकरीबन 6 डंपर यहाँ पे सीज किए जा चुके हैं, और ये सभी डंपर जो हैं वो रिवर ट्रेनिंग के अनुज्ञापी हैं, उनके द्वारा जो डंपर लगाए गए हैं वो ओवरलोडेड जो उनकी अनुमान्य क्षमता है उससे कहीं अधिक पाए जाने के आधार पर उनको सीज किया गया है, इनका चालान किया गया है और उन पर कार्रवाई की गई है।
तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।